हेलो फ्रेंड्स, आपका वेरिएंट क्लासरूम में स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है और हमारी यही कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। यदि आप हमारे कोचिंग के कंटेंट से या फिर हमारे यूट्यूब चैनल कंटेंट से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। मैं आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जीएस का, भारतीय संविधान। और संविधान का भी पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं आज। संविधान का सबसे पहला टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको अगर करनी है तो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। जैसे कोई भी बुक होती है तो बुक के पहले एक चैप्टर होता है, चैप्टर के पहले भी एक पेज होता है जिस पेज के ऊपर लिखा होता है कि बुक के अंदर किन किन विषयों की जानकारी आपको मिलेगी या बुक किन मुद्दों पर वो लिखी गई है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या मूल्य हैं, भारतीय संविधान किन दर्शन पर लिखा गया है, भारतीय संविधान की सोच क्या है, भारतीय संविधान के तहत बनने वाली सरकार का स्वरूप क्या होगा, इन सभी मुद्दों को लेकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई है। तो मतलब भारतीय संविधान की जो झलक हमको देखने को मिलती है तो हमको प्रस्तावना से मिल जाती है। तो देखते हैं, तो भारतीय संविधान की भूमिका की तरह है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका है। भारतीय संविधान की भूमिका। भारतीय संविधान की भूमिका में क्या क्या तत्व है जो मैंने आपको ये बताए हैं? वो ये हैं कि संविधान के आदर्श इसमें शामिल हैं कि संविधान किन आदर्शों पर बना है, संविधान के आदर्श, संविधान के मूल्य, संविधान के स्रोत, सरकार का स्वरूप, और लागू होने की तिथि। होने की तिथि। इन सभी चीजों की जानकारी हमको संविधान की प्रस्तावना से मिलती है। तो आइए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। यह है भारतीय संविधान की उद्देशिका। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम इन सभी शब्दों का मतलब भी समझेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, और आगे भी है लेकिन उसके आगे मैंने आपको डेट ले ली है क्योंकि जगह कम पड़ रही थी, 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्तमान स्वरूप है। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस प्रकार जोड़ा गया तो उसको आगे देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या रहा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव रहा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और वो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे। तो देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अब आपको एक बात और ध्यान होगी, वो भी बताया तो मैं आपको कि जब भारतीय संविधान की सभा की बैठक की शुरुआत हुई है तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी जो हमारा बाद में रहता है वो है 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर का मतलब जब पांचवी सीटिंग हुई, जब मतलब पांचवी बैठक हुई, तो पांचवें दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। तो देखते हैं,
तो प्रस्तावना का आधार क्या रहा? पंडित नेहरू द्वारा या पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब यहीं पे एक बात और जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर के बाद में 10, 11, 12 और 13 मतलब 5वें दिन, बैठक के 5वें दिन क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आया गया। तो लिखेंगे सभा में बैठक के 5वें दिन, बैठक के 5वें दिन ये प्रस्ताव लेकर के आया गया। इस प्रस्ताव पर संविधान के सभा के अंदर चर्चा हुई और चर्चा के बाद इसके अंदर जो भी स्वरूप बदलना था उसको बिना बदलते हुए जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था उसी स्वरूप को इसमें स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार करने के बाद, चर्चा होने के बाद इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान में थी? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप भी वहीं से लिया गया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में देखने को मिलती है जो 1776 में बनाया। तो अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का स्वरूप मिलता है, लेकिन जो भाषा देखने को मिलती है ये भाषा देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहीं से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप मतलब संविधान की प्रस्तावना हो, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और दूसरा, प्रस्तावना की भाषा क्या हो, किस प्रकार की हो? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब संविधान की प्रस्तावना के से संबंध में अलग अलग मत हुए और उन मतों के आधार पर लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां करी। उन टिप्पणियों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी यही कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या कहलाती है? संविधान की कुंजी कहलाती है। संविधान की कुंजी, कुंजी मतलब चाबी। अगर आपसे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा है कि संविधान की चाबी, संविधान की कुंजी क्या होगी, तो संविधान की प्रस्तावना होगी, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से ही संविधान के आदर्शों को समझा जा सकता है कि किस प्रकार के संविधान के आदर्श रहे होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों का बहुत महत्व है और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग। ये लाइन ऐसी की ऐसी ही अमेरिका के संविधान की लाइन या यूएन चार्टर की लाइन से ली गई है, जहां पर लिखा गया है वी द पीपल ऑफ यूएसए। लेकिन वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएसए के अंदर लिखा गया है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब वो राज्यों के संघ हैं के लोग हैं, राज्यों के संघ के लोग, लेकिन यहां पर है भारत के लोग। इसका मतलब यहीं पर अवधारणा चेंज हो जाती है और यहां पर संघ की दो अवधारणाएं होती हैं। मतलब यहां पर संघ की दो अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं? एक शब्द होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। ठीक है, यूनियन शब्द का मतलब होता है
अविनाशी राज्यों, यूनियन शब्द का मतलब होता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब राज्य टूट सकते हैं लेकिन संघ नहीं टूट सकता। और यहां पर लिखा है फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब क्या है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, मतलब राज्य टूट सकते हैं, राज्य नहीं टूटेगा लेकिन संघ टूट सकता है, राज्य चाहे तो अलग हो सकता है। तो यही फर्क हमको देखने को मिलता है कि अमेरिका के संविधान के अलावा अमेरिका के सभी राज्यों के अपने कानून और संविधान अलग अलग हैं। वो केवल और केवल सुरक्षा और विदेशी मुद्दों के बारे में संविधान देखता है अमेरिका का, इसलिए अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया है। और इसी शब्द में आपको एक पॉइंट और मिलता है देखने को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की शक्ति किसमें निहित है, या भारत की राजतांत्रिक शक्ति किसमें निहित है? तो भारत की सारी शक्तियां किसमें निहित हैं? भारत के लोग, मतलब भारत की जनता में। नेक्स्ट, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप ये देश नहीं चाहता है। ये देश अपनी राजनीतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी अन्य बाहरी या अंदरी किसी अन्य का हस्तक्षेप किसको नहीं चाहिए। जो भी होगा वो भारत के लोग तय करेंगे, बाहर का कोई भी व्यक्ति तय नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि यहां पर कई प्रकार के प्रश्न ये पूछे गए हैं इन शब्दों से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इस लाइन से ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे ही लिखी दी जाती है और पूछ लिया जाता है इन शब्दों को आगे पीछे करके कि सही क्रम क्या होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, प्रभुत्व संपन्न सबसे पहला शब्द है, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक और उसके बाद गणराज्य। तो इन शब्दों के क्रम से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो शब्दों का क्रम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष और उसके बाद लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य। ठीक, अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं कि यहां पर ये जो शब्द हैं, एक समाजवादी और एक पंथनिरपेक्ष और एक शब्द ये अखंडता, ये तीन शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीन शब्दों को संविधान के में बाद में जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं थे, या ये उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित होकर संविधान में लोग लागू किया गया था, जोड़ा गया था, तब ये उसमें नहीं थे। तो यहां पर भी दो प्रश्न बनते हैं, उसको मैं लिख देता हूं। देखो, एक प्रश्न तो ये बनता है कि 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950, या ऐसा बन जाता है कि 1976 से पहले प्रस्तावना का स्वरूप क्या था? प्रस्तावना का स्वरूप। तो अगर हम बात करें कि 1976 से पहले या 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान की प्रस्तावना के स्वरूप में ये शब्द थे। एक था प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब पूरा शब्द प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद शब्द था लोकतंत्रात्मक, और उसके बाद शब्द था गणराज्य। ये मूल स्वरूप है, क्योंकि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तीन शब्द जो को जोड़ा गया, तीन शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से हैं ये तीन शब्द? ये तीन शब्द हैं, पहला शब्द है समाजवादी, हम सभी शब्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द है अखंडता। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1975 के बाद जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद
इन सभी शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया और इस पर विवाद भी हुआ, वो हम बाद में चर्चा करते हैं कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या विवाद रहे। आगे चलते हैं। तो यहां तक इन शब्दों को मैं एक बार रिवाइज कराता हूं कि हम भारत के लोगों का मतलब भारत की संविधान की सभी शक्तियां या फिर भारत की जितना भी राजतंत्र है उसकी सारी शक्तियां किसमें निहित हैं? भारत के लोगों में निहित हैं। दूसरा, शब्दों का क्रम क्या रहेगा? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है। अब यहां पर ये दो शब्द हैं, एक है लोकतंत्रात्मक और एक है गणराज्य। तो इन दोनों शब्दों को भी समझ लेते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? लोकतंत्रात्मक का मतलब है जहां की सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाए। तो लोकतंत्र का मतलब, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। और इस लाइन में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लाइन कही थी इब्राहिम लिंकन, जो कि अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति चुने गए। तो ये लाइन किसकी थी? अब्राहम लिंकन की। और ये कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, के प्रथम राष्ट्रपति। तो लोकतंत्र शब्द का मतलब समझ गए होंगे। अब चलते हैं गणराज्य पर। गणराज्य भी है भारत, लोकतंत्र भी है। तो गणराज्य शब्द को समझ लेते हैं कि गणराज्य शब्द का मतलब क्या है। गणराज्य शब्द का मतलब होता है जिस देश का राजा, जिस देश का सर्वोच्च शासक जनता के द्वारा चुना जाए। जैसा कि अगर हम तुलना करें ब्रिटेन की, भारत की, तो ब्रिटेन का जो सर्वोच्च शासक है वो है राजा, प्रिंस या राजकुमारी या महारानी, जो कि एक राजतंत्र है। मतलब वो राजा की पीढ़ियों के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी शासन, तो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन को कहा जाता है राजतंत्र। लेकिन गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर मुखिया चुना जाए। इसीलिए भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, मतलब जहां पर जिस देश का मुखिया या भारत के संदर्भ में कहें तो राष्ट्रपति का चुनाव हो। हालांकि राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां हैं भारत में, मुख्य रूप से जो शक्ति का केंद्र होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री भी अपने सभी काम राष्ट्रपति के नाम से ही करता है। तो इसलिए भारत क्या है? गणराज्य भी है। तो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन है। तो कितने प्रकार के न्याय हैं? भारतीय संविधान में न्याय हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से न्याय हैं? एक है सामाजिक, एक है आर्थिक और एक है राजनीतिक। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। अब यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की पुष्टि संविधान के किस भाग से होती है? तो ये होती है संविधान के भाग 4, जिसको कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व। ठीक। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से राजनीतिक न्याय संविधान के किस भाग से पुष्ट होते हैं? तो राजनीतिक न्याय हमारा पुष्ट होता है संविधान के भाग 3 से, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ही हमको प्रदान करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक। इसके बाद शब्द आता है, अगली लाइन देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब गिनो, 1 2 3 4 5। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी है?
विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। और यहां से इनका क्वेश्चन भी बन जाता है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है या नहीं है। इनमें से 4 में से कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा और एक नाम कुछ और लिख देगा। तो इसलिए इनको भी ध्यान रखना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की हुई स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। अगली लाइन देखते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब समानता। कितने प्रकार की समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। देखो, न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार। अब यही भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि समता कौन कौन सी है प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा और अवसर, इनकी जगह कुछ और नाम लिख देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो समता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर की। आगे देखो, प्राप्त करने के लिए गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। और मैंने आपको यह बता दिया था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द संविधान में बाद में जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे इसमें शब्द लिखा है बंधुता बढ़ाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंधुता बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य रूप से 3 विश्व क्रांतियों से प्रेरित है और 3 मुख्य विश्व क्रांतियों से प्रेरणा लेकर के इसमें तत्व जोड़े गए हैं। तो प्रस्तावना की विश्व की 3 महान क्रांतियों का प्रभाव पड़ता है प्रस्तावना पर। उन 3 महान क्रांतियों के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। प्रस्तावना पर विश्व की 3 महान क्रांतियों का प्रभाव। क्रांतियों का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। संविधान की प्रस्तावना से जुड़ी सबसे पहली क्रांति है अमेरिका की क्रांति। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति। और यही से क्वेश्चन बन जाता है कि अमेरिकी क्रांति कब हुई। तो सबसे पहले अमेरिकी क्रांति हुई 1776, 1776। तभी संविधान लागू किया गया था अमेरिका में, तभी अमेरिका ने संविधानवाद को स्वीकार किया था। तो अमेरिका में अमेरिका की क्रांति से हमको क्या मिलता है? राजनैतिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यहां से मिलती है राजनैतिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण है हमारी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति को मुख्य रूप से जाना जाता है 1789 से 1789। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से हमको मिलता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जिसके बारे में यहां बोल रहा था। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। फ्रांस की क्रांति का मूल है ये, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। और यहां से हमको क्या मिलता है अमेरिका से? राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब मौलिक अधिकार जिसकी हम बात करते हैं। तो हम जब आगे पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं, तो वहां पर क्वेश्चन बनता है कि वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, मतलब अमेरिका की क्रांति का उपज है वो। फिर तीसरा महत्वपूर्ण क्रांति जो होती है वो है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति। और अगर हम देखें तो रूस की क्रांति को मुख्य रूप से जाना जाता है 1917 से 1917। और इससे हमको क्या मिलता है? आर्थिक समानता, मतलब सभी लोगों में बराबर, जिसको बोलते हैं समाजवाद। और समाजवाद की फैक्ट्री भी किसको कहा जाता है? यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ को समाजवाद की लेबोरेटरी कहा जाता है।
ठीक है, तो यहां से शब्द क्या लिया गया है? आर्थिक समानता का आदर्श। आर्थिक समानता का आदर्श। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, फिर यहीं पर भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि आती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 का मतलब तब भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, यह भी सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950। इसका मुख्य एक उद्देश्य था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था झंडा फहरा करके। इसलिए उसी उपलब्धि को यहां पर झलकाने के लिए इस डेट को चेंज करके 26 जनवरी 1950 कर दिया गया था। ठीक है, अब कभी कभी एग्जामिनर ये डेट ना दे करके आपको ये पूछ लेता है, शुक्ल सप्तमी संवत कौन सा चल रहा था? शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। हालांकि भारतीय संविधान की बात करें तो कैलेंडर हमारा विक्रम संवत नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के भारतीय सरकार के अनुसार हमारा जो कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर या देश राष्ट्र कैलेंडर, वो है हमारा शक संवत, विक्रम संवत नहीं है, शक संवत है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है? शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, पोज करना। एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना में संशोधन, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976। क्या जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। आगे, समाजवाद की विचारधारा किससे प्रेरित है? तो ये आपको याद होना चाहिए, कार्ल मार्क्स। अगला, मार्क्सवाद की विचारधारा किससे प्रेरित है? लेनिन। ये लेनिन वही हैं जिनकी पुस्तक को सरदार भगत सिंह फांसी लगने से पहले पढ़ रहे थे। समाजवाद की प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? सोवियत रूस को या सोवियत संघ, जिसको USSR कहा जाता था, जो टूट गया बाद में। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत दिया अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान की प्रस्तावना तैयार होने के बाद जो संविधान के जानकार थे या फिर जो राजनीतिक समूह के लोग थे, उन अलग अलग लोगों की टिप्पणियां, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना पर किन किन लोगों ने क्या क्या टिप्पणियां की, इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है N.A. पालकीवाला या पालकीवाल। इन्होंने उसी समय पर टिप्पणी की थी जिस समय पर उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पर संविधान की उद्देश्य का मतलब प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, मतलब 13 दिसंबर 1946 को। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तो उसको पढ़ने के बाद में N.A. पालकीवाल ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र। परिचय पत्र का मतलब अंदर क्या है उसका सारा पता यहीं से चल जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगली दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी जो की जाती है वो है संविधान की प्रस्तावना के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित नेहरू ने इसको क्या कहा था, क्योंकि पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया था, तो पंडित नेहरू ने कहा था संविधान की आत्मा। संविधान की
आत्मा। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे जितना भी कुछ पढ़ाया जा रहा है एक एक लाइन महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं इस वीडियो के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू की भी एक वीडियो आपको दूंगा बना करके, हो सकता है कि वो लाइव हो जाए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टिप्पणी आती है के एम मुंशी की। के एम मुंशी, और के एम मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना राजनैतिक कुंडली, होरियोस्कोप, मतलब पॉलिटिकल होरियोस्कोप इसको कहा गया है कि राजनैतिक कुंडली या फिर राजनैतिक जन्म पत्री, ये भी कह सकते हैं जन्म पत्री। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक टिप्पणी और महत्वपूर्ण देखने को मिलती है कि वो कहा था अर्नेस्ट बार्कर और ग्रैनविल ऑस्टिन। अर्नेस्ट बार्कर और ग्रैनविल ऑस्टिन, अर्नेस्ट बार्कर इनकी टिप्पणी है या ग्रैनविल ऑस्टिन इनकी टिप्पणी है, और इन दोनों की टिप्पणी है और इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। संविधान की कुंजी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कह चुका है। तो संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के बाद, मतलब जिनसे संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उन पर चर्चा हुई। और बाद में अंततः संविधान के अंदर जो शब्द जोड़े गए वो किस प्रकार जोड़े गए, उस पर क्या वाद आया था। तो सबसे पहला वाद होता है बेरूवाड़ी संघ बनाम 1960। ये डेट ध्यान रखना, बेरूवाड़ी संघ का वाद कब हुआ था? 1960। 1960 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेरूवाड़ी बनाम संघ वाले बाद में कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये क्वेश्चन बनता है कि किस वाद में या किस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। तो बेरूवाड़ी बात हो गया। संविधान का अंग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान का जो संशोधन अनुच्छेद 368 368 के तहत होता है, उसमें संविधान की पॉज कर दो यार इसको जरा, 368, हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट में कई वाद हुए, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण वाद हमको पढ़ने हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वाद है बेरूवाड़ी संघवाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, बेरूवाड़ी संघवाद कब हुआ? 1960 में हुआ। बेरूवाड़ी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर 2 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। एक तो ये कहा क्योंकि संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं कहा गया। दूसरा, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद आता है। इसमें भी ये कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो अपरिवर्तनीय है, उसको एनफोर्स भी नहीं किया जा सकता, उसके आधार पर कोई सुनवाई या कोई कोर्ट के अंदर केस दायर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद एक बात और कही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि संविधान की मूल आत्मा है प्रस्तावना। ये किस बात में कहा गया था? ये गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद में कहा गया था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक भी सबसे महत्वपूर्ण अगर संविधान से संबंधित देखा जाए तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वाद आता है। ये वाद कब आया? 1973, मतलब इमरजेंसी लगने से कुछ समय पहले ही, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। तो उसके पहले अगर ये वाद आया है तो इस वाद में क्या कहा गया, क्योंकि संशोधन करना था सरकार को और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एग्री हो गया था कि उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या की कि प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया, कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसका मतलब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या बोली कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर, मतलब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करते समय संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, जैसे कि समाजवाद शब्द है, जैसे कि पंथ निरपेक्ष है, जैसे कि लोकतांत्रिक है, जैसे कि गणराज्य है, जैसे कि
एकता है, अखंडता है, बंधुता है, ये संविधान के मूल ढांचे के तत्व हैं। और संविधान के मूल ढांचे को सुप्रीम कोर्ट समय समय पर परिभाषित करता आया है, जिसको हम एक अलग से टॉपिक करा करके देख लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी रही? मेरी पूरी कोशिश रही है कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सारे टॉपिक और सभी क्वेश्चंस आपको इसके अंदर कवर करा दिए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा मैं आपको एक MCQ क्वेश्चंस की एक वीडियो लेकर के आऊँगा, हो सकता है कि लाइव हो, और उसको देखने के बाद आपका ये टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको अपना रेडी समझ सकते हैं। आपको फिर से दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपको लगता है कि इससे आपकी कुछ ज्ञानवर्धन होता है, परीक्षा में महत्वपूर्ण लगते हैं और उपयोगी लगते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। धन्यवाद। ठीक रहा? हाँ, अब कट कर दें।